नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैंपस ज्ञान में। आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 के पार्ट 3 पर, जिसमें हम सेक्शन 28 से 58 कवर होते हैं। ये सेक्शन ना सिर्फ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि रियल लाइफ लॉ प्रैक्टिस का बैकबोन भी है। तो तैयार हो जाइए एक धमाकेदार जर्नी के लिए, जहां नोट्स के साथ आपको मिलेगी क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस। लेट्स डाइव इन। क्या आप जानते हो, हर कंसेंट वैलिड नहीं होता। कभी-कभी हाँ कहने के बाद भी कानून कहता है ये कंसेंट गलत है। सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन 28, व्हाट इज नॉट कंसेंट। अगर कंसेंट डर के अंदर दी गई हो या गलत समझ में दी गई हो, तो एक्टर को पता हो, तो वो वैलिड नहीं है। अगर कंसेंट अनसाउंड माइंड या नशे में दी गई हो, तो वो भी इनवैलिड है। और अगर कंसेंट 12 साल से कम उम्र के बच्चे ने दी है, तो लॉ उसे वैलिड नहीं मानता, जब तक कॉन्टेस्ट कुछ और न कहे। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन 29, लिमिट्स ऑफ कंसेंट बेस्ड एक्सेप्शन। यहाँ रूल सिंपल है। अगर एक्ट खुद एक इंडिपेंडेंट ऑफेंस है, तो कंसेंट देने पर भी वो जस्टिफाइड नहीं होता। एग्जाम्पल, अगर कोई वुमेन अपनी मर्जी से मिसकैरेज करवाती है, फिर भी वो ऑफेंस है, अनलेस उसकी लाइफ बचानी जरूरी हो। नेक्स्ट आता है सेक्शन 30, एक्ट डन इन गुड फेथ विदाउट कंसेंट। अगर कोई एक्ट गुड फेथ में और किसी के बेनिफिट के लिए किया गया हो, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। जब कंसेंट लेना इम्पॉसिबल हो, जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस हो या पर्सन कंसेंट देने के लायक ही ना हो और गार्जियन अवेलेबल ना हो। पर कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर किसी ने जानबूझकर डेथ कॉज की या ऐसी चीज की जो डेथ लाइकली हो, या वॉलेंटरली हर्ट किया बिना जरूरत के, तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। अब इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो डॉक्टर अगर अनकॉन्शियस पेशेंट का ऑपरेशन करता है लाइफ बचाने के लिए, तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट है कि टाइगर पे शूट करते वक्त अगर किसी इंसान को गलती से चोट लग गई, तो ये ऑफेंस नहीं है। अब इसका एक की पॉइंट है कि गुड फेथ प्लस इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंसेंट, ये प्रोटेक्शन है लॉ के अंदर। इसके लिए एक एग्जाम का टिप है कि कंपेयर करो सेक्शन 26 और 27 से। वहाँ कंसेंट होता है, पर सेक्शन 30 इमरजेंसी सिचुएशन कवर करता है, जहाँ कंसेंट पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, कानून हमेशा नियत देखता है। हर गलती जुर्म नहीं होती, अगर वो गुड फेथ या मजबूरी में किया गया हो। चलिए समझते हैं सेक्शन 31 से 33 एक एक लाइन क्लियरली। सेक्शन 31, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर कोई कम्युनिकेशन अच्छे इरादे से किसी के बेनिफिट के लिए की गई हो, तो चाहे उससे नुकसान हो जाए, वो ऑफेंस नहीं है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर पेशेंट को सच बताता है, तुम नहीं बच पाओगे। अगर पेशेंट शॉक से मर जाए, तब भी डॉक्टर पर केस नहीं बनेगा। इसका की पॉइंट है, कानून हमेशा ऑनेस्ट एडवाइस और गुड फेथ कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 32 आता है, एक्ट कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। यहाँ रूल कहता है, अगर किसी को तुरंत मौत के डर से मजबूर करके जुर्म करवाया गया हो, तो वो इंसान एक्सक्यूज्ड होगा। लेकिन ये प्रोटेक्शन मर्डर या स्टेट के खिलाफ ऑफेंस जो डेथ से पनिशेबल हो, उसके लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे कंडीशन ये है कि थ्रेट इंस्टेंट डेथ का हो और एक्यूज ने खुद से वो सिचुएशन क्रिएट ना की हो। एग्जाम्पल है इसका, ए अगर डाकुओं के साथ खुद से चला जाता है डर के मारे, तो उसे प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन एक ब्लैक स्मिथ को अगर बंदूक के जोर पर घर का ताला तोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो उसे कानून बचाता है। इसका की पॉइंट है कि कंपल्शन डिफेंस सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक आपकी जान पर खतरा तुरंत हो, पर मर्डर या देशद्रोह कभी माफ नहीं होता। नेक्स्ट आता है सेक्शन 33, एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। अगर किसी एक्ट से हुआ नुकसान इतना छोटा हो कि समझदार इंसान उस पर कंप्लेन ना करे, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। इसका एग्जाम्पल सिंपल है। भीड़ में किसी को हल्का सा धक्का लग गया बिना इंटेंशन के, तो उस पर केस नहीं बनेगा। इसका की पॉइंट है कि ये सेक्शन ट्राइवल या नेग्लिजिबल हार्म को इग्नोर करता है। कानून हर छोटी बात पर केस नहीं चाहता। दोस्तों, कानून हमेशा एक बात मानता है, जो अपनी या किसी और की जान बचाता है वो अपराधी नहीं होता। पर याद रखो, सेल्फ डिफेंस के भी कुछ लिमिट्स हैं।
चलो सेक्शन 34 से 37 को एक एक लाइन में समझते हैं। सेक्शन 34 थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। अगर कोई एक्ट प्राइवेट डिफेंस के एक्सरसाइज में किया गया है, मतलब अपनी या किसी और की सुरक्षा के लिए, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाता। इसका फाउंडेशन ये है कि सेल्फ प्रोटेक्शन एक नेचुरल और लीगल राइट है। लॉ कहता है अगर तुम पर अटैक हो रहा है तो तुम चुपचाप नहीं रहोगे, अपनी सुरक्षा करना तुम्हारा अधिकार है। सेक्शन 35 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। हर व्यक्ति को दो चीज की रक्षा का अधिकार है। सबसे पहला है बॉडी, अपने शरीर की या किसी और के इंसान के शरीर की रक्षा करना जब कोई ह्यूमन बॉडी पर ऑफेंस करे। सेकंड है प्रॉपर्टी, अपनी या किसी और की प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल, उसे प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास या इनके अटेम्प्ट्स के खिलाफ। की पॉइंट ये है कि राइट सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरों और उनकी प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए भी है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 36 प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अनसाउंड माइंड। लॉ कहता है अगर कोई अनसाउंड माइंड, माइनर या नशे में आकर अटैक करे या कोई मिस्टेक से अटैक कर दे तो भी तुम्हें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिलता है। इलस्ट्रेशन समझते हैं। अगर एक ल्यूनेटिक तुम पर हमला करता है तो तुम्हें अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। इलस्ट्रेशन भी पढ़ते हैं अब। अगर तुम गलती से किसी को हाउस ब्रेकर समझकर डिफेंड करते हो तब भी डिफेंस वैलिड है। इसका की पॉइंट है कि लॉ अग्रेसर की मेंटल कंडीशन नहीं देखता, वो विक्टिम के सर्वाइवल के राइट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 37 रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। अब बेटा हर राइट के साथ लिमिट होती है और यहाँ भी वही रूल है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी में गुड फेथ में एक्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें डेथ या ग्रीवियस हर्ट का रियल एप्रहेंशन ना हो। और अगर तुम्हें पब्लिक अथॉरिटी से मदद लेने का समय है तो प्राइवेट डिफेंस यूज नहीं कर सकते। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम्हारा एक्ट जरूरत से ज्यादा हार्म नहीं करना चाहिए। एक्सप्लेनेशन 1। डिफेंस सिर्फ तब देनी होती है जब तुम्हें मालूम हो या करने का रीजन टू बिलीव करने का कि सामने वाला पब्लिक सर्वेंट है। एक्सप्लेनेशन 2। डिफेंस तब डिनाय होती है जब तुम्हें पता हो कि वो लॉफुल अथॉरिटी के ऑर्डर पर एक्ट कर रहा है। इसका की पॉइंट है ये रेस्ट्रिक्शन इसीलिए है ताकि लोग लॉफुल ऑफिसर्स के खिलाफ सेल्फ डिफेंस का गलत यूज ना करें। दोस्तों, कानून एक सिंपल प्रिंसिपल पर टिका है। अगर किसी की जान खतरे में है तो उसे बचाने के लिए जान लेना भी कानूनी है। पर याद रखो ये राइट हर छोटी बात पर नहीं मिलता। चलो समझते हैं सेक्शन 38 से 41 स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियरली। सेक्शन 38 व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। लॉ कहता है कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां सेल्फ डिफेंस में डेथ तक कॉज करना जस्टिफाइड होता है। ये तब होता है जब असॉल्ट ऐसा हो कि किसी को रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो। अगर कोई असॉल्ट करे रेप करने के इरादे से तो डिफेंस के तौर पर उसकी डेथ तक भी कॉज कर सकते हो। अगर असॉल्ट अननेचुरल लस्ट सेटिस्फाई करने के इंटेंशन से हो तब भी डेडली फोर्स अलाउड है। और अगर कोई किडनैप या अबडक्ट करने आए या किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखे और अथॉरिटी तक पहुंचने से रोके तब भी डिफेंस का ये एक्सट्रीम राइट मिलता है। और अगर कोई एसिड अटैक करे या उसका अटेम्प्ट हो जिससे ग्रीवियस हर्ट का फियर हो तब भी डेथ तक कॉज करना लॉफुल है। इसका की पॉइंट है कि जब अटैक हीनियस या लाइफ थ्रेटनिंग हो तब भी ही डेडली फोर्स तब लॉ डेडली फोर्स अलाउ करता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 39 इफ असॉल्ट इज नॉट ऑफ सेक्शन 38 टाइप। अगर असॉल्ट सेक्शन 38 के कैटेगरी में नहीं आता, मतलब वो इतना सीरियस नहीं है, तो डिफेंस का राइट डेथ तक नहीं बढ़ता, पर तुम बाकी किसी भी हार्म तक डिफेंस यूज कर सकते हो, जैसे चोट पहुंचाना या पुशबैक करना। यहाँ भी सेक्शन 37 के रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है, यानी डिफेंस का मिसयूज नहीं होना चाहिए। की पॉइंट आता है छोटी असॉल्ट्स के लिए प्रोपोर्शनेट हार्म ही अलाउड है।
कानून बैलेंस रखता है बिटवीन प्रोटेक्शन एंड पनिशमेंट। सेक्शन 40 बताता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस तभी शुरू होता है जब किसी को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो डेंजर का, चाहे अटैक हुआ हो या बस अटेम्प्ट या थ्रेट ही क्यों ना हो। और ये राइट तब तक चलता है जब तक वो डेंजर खत्म ना हो जाए। इसका की पॉइंट है कि सेल्फ डिफेंस सिर्फ अटैक के पल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि थ्रेट के फेज से लेकर डेंजर के खत्म होने तक वैलिड रहता है। सेक्शन 41 व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। अब यहाँ बात आती है प्रॉपर्टी की, पर कुछ ऑफेंस ऐसे होते हैं जहाँ प्रॉपर्टी के लिए डेथ तक कॉज करना जस्टिफाइड है। वो केसेस हैं रॉबरी, जब कोई लूटने आए। सेकंड है हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, यानी सनसेट के बाद और सनराइज से पहले घर में घुसना। नेक्स्ट है मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोजिव, जब कोई घर या प्रॉपर्टी जलाने की कोशिश करे। और फोर्थ है हमारा थ्रेफ्ट थेफ्ट मिसचीफ या हाउस ट्रेसपास, जहां से रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि अगर रोका ना गया तो डेथ या ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। इसका की पॉइंट है जब प्रॉपर्टी ऑफेंस जान के खतरे के साथ हो, तभी लॉ डेथ का डिफेंस अलाउ करता है, सिर्फ सिंपल थेफ्ट पर नहीं। दोस्तों, कानून हमेशा कहता है डिफेंस का राइट जरूर है, लेकिन उसका मिसयूज बिल्कुल नहीं। आज हम सेक्शन 42 से 44 समझेंगे, जहां लॉ बताता है कि कब डिफेंस अलाउड होता है, कब चलता रहता है और कब इनोसेंट लोगों के बीच भी एक्शन जस्टिफाइड होता है। सेक्शन 42 व्हेन प्रॉपर्टी ऑफेंस इज लेसर इन नेचर। अगर ऑफेंस सिर्फ थेफ्ट, मिसचीफ या क्रिमिनल ट्रेसपास हो और वो सेक्शन 41 के डेंजरस ऑफेंस जैसे रॉबरी या नाइट हाउस ब्रेकिंग की कैटेगरी में नहीं आता, तो डिफेंडर डेथ कॉज नहीं कर सकता। लेकिन वो डेथ से कम किसी भी हार्म तक जा सकता है, बस सेक्शन 37 के लिमिट्स के अंदर। इसका की पॉइंट है प्रोपोर्शनैलिटी का रूल यहाँ अप्लाई होता है। मतलब छोटी प्रॉपर्टी के ऑफेंस के लिए किसी की जान लेना कानूनी नहीं है। नेक्स्ट है सेक्शन 43 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। लॉ कहता है ये राइट तब शुरू होता है जब प्रॉपर्टी के खिलाफ रीजनेबल डेंजर का अंदाजा हो। अब अलग अलग सिचुएशन में ये कब तक चलता है ये समझते हैं। अगेंस्ट थेफ्ट राइट तब तक चलता है जब तक ऑफेंडर प्रॉपर्टी लेकर भाग गया हो, या तुम्हें पब्लिक अथॉरिटी का सपोर्ट मिल जाए, या प्रॉपर्टी वापस मिल जाए। अब आता है अगेंस्ट रॉबरी, जब तक रॉबर डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट कर रहा हो या उसका थ्रेट बना हुआ हो, तब तक सेल्फ डिफेंस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट है अगेंस्ट क्रिमिनल ट्रेसपास या मिसचीफ, जब तक ट्रेसपास या मिसचीफ चल रहा है तब तक डिफेंस का राइट एक्टिव है। नेक्स्ट है अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग नाइट टाइम, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले अगर कोई घर में घुस रहा है, तो जब तक वो अनलॉफुल एंट्री चलती है तब तक डिफेंस वैलिड है। इस एग्जाम के लिए एक टिप है कि ये राइट परमानेंट नहीं होता, जैसे ही डेंजर खत्म हो जाता है राइट भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 44 राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन रिस्क ऑफ इनोसेंट पर्सन एग्जिस्ट। यहाँ लॉ एक रेयर बट रियल सिचुएशन को समझाता है। अगर डिफेंडर अपना डिफेंस बिना इनोसेंट लोगों को रिस्क के यूज नहीं कर सकता, फिर भी वो एक्ट करे तो ऑफेंस नहीं माना जाता। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। अगर एक आदमी पर मॉब अटैक कर रहा है और वो अपनी जान बचाने के लिए गोली चला देता है, चाहे भीड़ में कुछ बच्चे या इनोसेंट लोग हर्ट हो जाए, फिर भी ये कानून उसे गिल्टी नहीं मानता। एग्जाम के लिए एक टिप है कि ये एक एक्सेप्शनल प्रोटेक्शन है, जहां हार्म अनअवॉइडेबल है। लॉ डिफेंडर को प्रोटेक्ट करता है, पनिश नहीं। दोस्तों, कानून कहता है जो खुद जुर्म नहीं करता पर दूसरों को करने पर मजबूर करता है, वो भी उतना ही दोषी है। ये समझना जरूरी है क्योंकि अबैटमेंट के रूल्स हर क्रिमिनल लॉ के फाउंडेशन में होते हैं। चलो सेक्शन 45 और 46 को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सेक्शन 45 अबैटमेंट ऑफ अ थिंग। सबसे पहले समझो अबैटमेंट होती क्या है।
कानून कहता है अबेटर वो होता है जो किसी को इंस्टिगेट करता है यानी प्रवोक करता है कि वो एक्ट करे। बी आता है या किसी कॉन्स्पिरेसी में शामिल होता है और उसके बाद कोई एक्ट या इलीगल ओमिशन होता है। सी बताता है या फिर जानबूझकर मदद करता है, चाहे एक्ट करके या कुछ ना करके, जिसे हम इलीगल ओमिशन भी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन वन पे आ जाते हैं। अगर कोई जानबूझकर गलत बात बताता है या सच छुपाता है और उससे किसी ने गलत एक्ट कर दिया तो वो भी इंस्टिगेशन है। इसका इलस्ट्रेशन है कि बी ने पुलिस को बोला सी एक्चुअली जेड है और ऑफिसर ने सी को अरेस्ट कर लिया, तो बी ने इंस्टिगेट किया और वो अबैटमेंट के लिए लाइबल है। एक्सप्लेनेशन टू पे आ जाते हैं। अगर तुमने किसी को जुर्म को आसान बनाने में मदद की तो वो एडिंग कहलाता है। सिंपल वर्ड में फैसिलिटेशन भी अबेटमेंट है। एग्जाम के लिए एक टिप, अबैटमेंट के 3 पिलर्स हमेशा याद रखो: इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी और एडिंग। आईसीए सेक्शन 46 अबैटर। अबैटर का मतलब है वो व्यक्ति जो किसी ऑफेंस को करने में या उस एक्ट को करने में मदद करता है जो ऑफेंस होता है अगर वो प्रॉपर मेंसरिया के साथ किया जाता। एक्सप्लेनेशन वन, इलीगल ओमिशन। कभी कभी जुर्म करने के लिए कुछ करना नहीं बल्कि ना करना भी अबैटमेंट होता है। यानी अगर किसी ने ड्यूटी के बावजूद कुछ नहीं किया जिससे जुर्म हो गया तो वो अबैटर है। एक्सप्लेनेशन टू, नो नीड फॉर कंप्लीशन। अगर एक्ट अबैट किया गया पर कंप्लीट नहीं हुआ तब भी अबैटमेंट माना जाता है। इलस्ट्रेशन, ए ने बी को कहा सी का मर्डर करो, बी ने मना कर दिया, फिर भी ए गिल्टी है क्योंकि उनने इंस्टिगेट किया। एक्सप्लेनेशन थ्री, कैपेसिटी इररेलेवेंट। अगर जिसे इंस्टिगेट किया गया वो इंसान लीगल कैपेसिटी में नहीं है, जैसे एक बच्चा या अनसाउंड माइंड वाला, तो भी अबैटर लाइबल रहेगा। इसका इलस्ट्रेशन है, ए ने एक 6 साल के बच्चे को बोला कि जेड को मार दो और बच्चा मार देता है, तो ए पर मर्डर का केस बनेगा। एक्सप्लेनेशन फोर, अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट। अगर किसी को अगर कोई किसी और को इंस्टिगेट करे कि वो किसी तीसरे को इंस्टिगेट करे तो पहला बंदा भी गिल्टी है। इलस्ट्रेशन, ए ने बी को बोला कि सी को बोलो जेड का मर्डर करे और सी ने मर्डर कर दिया तो ए भी मर्डर के लिए लाइबल है। एक्सप्लेनेशन फाइव, कॉन्स्पिरेंसी लिंक। अगर अबैटर और फाइनल ऑफेंडर कभी मिले भी नहीं तब भी ऑफेंस बनता है अगर उनके बीच एक प्लानिंग चेन एग्जिस्ट करती है तो। इलस्ट्रेशन, ए ने बी के साथ मिलकर प्लान बनाया कि जेड को पॉइजन करेंगे, बी ने सी को इन्वॉल्व किया और सी ने काम कर दिया, तो ए बी सी सब लाइबल है चाहे ए और सी कभी नहीं मिले हो। एग्जाम के लिए एक टिप, सेक्शन 46 एक ब्रॉड और पावरफुल प्रोविजन है क्योंकि यहाँ अबैटर की लाइबिलिटी तब भी बनती है जब प्रिंसिपल ऑफेंडर पनिशेबल नहीं होता। दोस्तों, कानून सिर्फ देश के अंदर ही नहीं देश के बाहर तक अपनी पहुंच रखता है। अगर जुर्म इंडिया के बाहर हुआ हो पर उसकी जड़ इंडिया में है तो कानून उसे पकड़ता है। आज सेक्शन 47 से 49 समझेंगे एकदम क्लियरली। सेक्शन 47, अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंसेस आउटसाइड इंडिया। यहाँ रूल सिंपल है। अगर कोई इंडिया के अंदर बैठकर किसी एक्ट को इंडिया के बाहर करवाने की इंस्टिगेशन करता है और अगर वो एक्ट इंडिया में होता तो ऑफेंस होता, तो वो व्यक्ति अबेटमेंट के लिए गिल्टी है। इसका इलस्ट्रेशन, ए इंडिया में है और बी जो फॉरेनर है उससे कहता है कंट्री एक्स में किसी का मर्डर कर दो, चाहे वो मर्डर इंडिया के बाहर हुआ हो फिर भी ए गिल्टी है क्योंकि अबेटमेंट इंडिया में हुई है। एग्जाम के लिए एक टिप, यहाँ प्लेस ऑफ अबेटमेंट मैटर करता है। अगर अबेटमेंट इंडिया में हुई तो इंडिया लॉ का जुरिस्डिक्शन अप्लाई होता है चाहे एक्ट फॉरेन लैंड में कंप्लीट हुआ हो। सेक्शन 48, अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया ऑफ ऑफेंसेस इन इंडिया। अब इसमें सिचुएशन उल्टा हुआ है। अगर कोई इंडिया के बाहर बैठकर इंडिया में जुर्म करवाता है तो भी अबेटमेंट के लिए पनिशेबल है। इलस्ट्रेशन बताते हैं, ए कंट्री एक्स में है
और बी को इंस्टिगेट करता है कि वो इंडिया में मर्डर करे, तो ए चाहे इंडिया में फिजिकली मौजूद ना हो फिर भी मर्डर के अबेटमेंट के लिए लायबल है। एग्जाम के लिए एक टिप, ये सेक्शन एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दिखाता है। लॉ कहता है अगर जुर्म इंडिया की बाउंड्री को अफेक्ट करता है तो हमारा कानून उस तक पहुंचता है। सेक्शन 49, पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट वेयर एक्ट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंसेस। लॉ यहाँ कहता है अगर किसी ने इंस्टिगेट, कंस्पायर या एड किया हो और उसके कॉन्सिक्वेंस में वो एक्ट एक्चुअली कमिट हो गया हो और उस एक्ट के लिए कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दी गई हो, तो अबैटर को प्रिंसिपल ऑफेंस जैसा ही पनिशमेंट मिलेगा। एक्सप्लेनेशन, एक्ट इन कॉन्सिक्वेंस का मतलब है वो एक्ट अबेटमेंट के रिजल्ट में हुआ, यानी उसकी जड़ अबैटर के इंस्टिगेशन, कंस्पिरेंसी या मदद में थी। अब इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने बी को फॉल्स एविडेंस देने के लिए इंस्टिगेट किया, बी ने एविडेंस दिया, तो ए भी गिल्टी है, बिल्कुल बी के बराबर। सेकंड, ए और बी ने मिलकर प्लान बनाया जेड को पॉइजन करने का। ए ने पॉइजन दिया, बी ने दिया और जेड मर गया, तो दोनों मर्डर के लिए इक्वली लायबल है। अब एग्जाम के लिए एक टिप, सेक्शन 49 एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज है बिटवीन एक्टस रियस जो काम हुआ और मेंस रिया जो इंटेंशन थी अबैटर की। लॉ दोनों को जोड़कर कहता है अगर एक्ट कॉन्सिक्वेंस में हुआ है तो इंस्टिगेटर भी उतना ही गिल्टी है। दोस्तों याद रखो, कानून तुम्हें उस हिसाब से नापता है जो तुमने सोचा, दूसरे ने जो किया उससे तुम्हारा जज्बात, इंटेंशन बदल नहीं जाता। आओ सेक्शन 50 और 51 को एक एक लाइन में समझते हैं। सेक्शन 50, अगर जो किया गया अबैटर के इरादे से अलग हो। रूल का सीधा मतलब है अबैटमेंट की सजा अबैटर की अपनी नियत, नॉलेज के हिसाब से तय। सेंस, अगर तुमने किसी को सिर्फ ग्रीवियस हर्ट करने को कहा लेकिन वो आदमी मर्डर कर देता है, तो तुम्हें उस मर्डर के लिए नहीं बल्कि अपनी जो नियत थी ग्रीवियस हर्ट उसके हिसाब से देखा जाएगा। ये रूल क्यों? कानून अबैटर की मेंस या जो उसने चाहा को बेस मानता है क्योंकि उसने जो सोचा वही उसकी कल्पेबिलिटी का कोर है। एग्जाम के लिए एक टिप, अगर क्वेश्चन में इंटेंशन अलग है, कंपेयर करो दो इंटेंशन को और आंसर दो। अ बेटर पनिश्ड अकॉर्डिंग टू हिज मेंसरिया। सेक्शन 51, जब एक एक्ट अबैट हुआ पर दूसरा अलग एक्ट हो गया। कोर रूल, अबैटर तब तक लायबल होता है फॉर एक्चुअल एक्ट अगर वो एक्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था ऑफ अबेटमेंट और वो एक्ट इंस्टिगेशन, एडिंग, कंस्पिरेसी के इन्फ्लुएंस में किया गया। प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस का मतलब है एक रीजनेबल पर्सन ने नज, वो रिजल्ट एक रीजनेबल पर्सन के नज़र में एक्सपेक्टेड या लाइकली था। फॉरसिएबल टेस्ट अप्लाई होता है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए इंस्टिगेट चाइल्ड टू पॉइजन जेड, तो मतलब ए ने इंस्टिगेट किया चाइल्ड को कि वो जेड को पॉइजन कर दे और चाइल्ड ने मिस्टेकली वाई को पॉइजन कर दिया, तो ए लाइबल होगा पॉइजन करने के लिए वाई को क्योंकि पॉइजनिंग जो है वो रॉन्ग पर्सन भी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस थी कि आप पॉइजन क्यों दे रहे हो। अब बी पे आते हैं। ए इंस्टिगेट बी टू बर्न हाउस, बी बर्न्स हाउस एंड ऑल्सो कमिट थेफ्ट, तो ए जो है वो थेफ्ट के लिए गिल्टी नहीं होगा क्योंकि थेफ्ट जो था वो प्रोबेबल और फोरसिएबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था घर को जलाने का। सी आ जाता है अब इलस्ट्रेशन, तो ए ने बी को इंस्टिगेट किया और सी को इंस्टिगेट किया चोरी करने के लिए। चोरी के दौरान उन्होंने बी और सी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ए भी लायबल होगा मर्डर का क्योंकि किलिंग एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होता है आर्म्ड और वायलेंट रॉबरी का। अब इसका प्रैक्टिकल रूल ऑफ थंब है कि फोर्सिएबिलिटी प्लस कैजुअल लिंक प्लस इन्फ्लुएंस ऑफ अबेटमेंट, ये लायबिलिटी होता है एक्चुअल एक्ट की। सेक्शन 50 जो है ये फोकस करता है अबैटर के मेंसरिया पर ताकि वो मेजर कर पाए पनिशमेंट को, उसकी इंटेंशन क्या थी।
और सेक्शन 51 फोकस करता है ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पर। अगर जो हुआ वो अबेटमेंट से नेचुरली और लाइकली निकल सकता था, तो अबेटर भी उसके लिए लाइबल होगा। एक फाइनल एग्जाम्पटिव के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पहले आइडेंटिफाई करो कि अबेटर की नीयत क्या थी, सेक्शन 50 की तरीके से, और जो एक्चुअल रिजल्ट हुआ क्या वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था जो हमने सेक्शन 51 में पढ़ा। दोनों टेस्ट अलग अलग हैं, दोनों को अप्लाई करना होता है। लॉ कहता है अगर तुम किसी को उकसाते हो तो जिम्मेदारी सिर्फ एक्ट तक सीमित नहीं रहती, हर एक्स्ट्रा रिजल्ट, हर एक्स्ट्रा ऑफेंस। अगर तुमने उसका अंदाजा था तो तुम उसके भी पार्टनर बन जाते हो। आओ सेक्शन 52 और 55 को क्लियरली साथ में समझते हैं। सेक्शन 52, क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर अबेटेड एक्ट एंड एडिशनल एक्ट। इसका रूल देख लेते हैं। अगर एक्ट अबेटेड हुआ और उसके साथ कोई अलग डिस्टिंक्ट ऑफेंस भी कमिट हुआ, तो अबेटर दोनों के लिए लाइबल होगा। अगर उससे पता था या वो एक्सपेक्ट कर सकता था कि दूसरा ऑफेंस भी हो सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि ए इंस्टिगेट बी कि रजिस्ट करे पुलिस ऑफिसर को, और बी रजिस्ट करता है और साथ ही ग्रीवियस हर्ट करता है, तो बी दोनों के लिए गिल्टी है, रेजिस्टेंस और ग्रीवियस हर्ट। और अगर ए को पहले से अंदाजा था कि ऐसा हर्ट हो सकता है, तो ए भी दोनों के लिए गिल्टी है। इसका की पॉइंट, ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब एडिशनल ऑफेंस अलग हो पर फोर्सिएबल हो। सेक्शन 51 और 52 का डिफरेंस याद रखो। सेक्शन 51 डिफरेंट एक्ट एज प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, और सेक्शन 52 एडिशनल एक्ट डन अलोंग विद अबेटेड एक्ट। सेक्शन 53 पे आ जाते हैं अब, लाइबिलिटी फॉर डिफरेंट इफेक्ट कॉज। इसका रूल देख लेते हैं। अगर अबेटर ने एक एक इफेक्ट चाहा पर एक्ट से दूसरा इफेक्ट आया और वो उसके होने की संभावना जानता था, तो वो एक्चुअल इफेक्ट के लिए लाइबल होगा। इसका एग्जांपल, ए इंस्टिगेट बी टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू जेड और जेड मर गया। अगर ए जानता था कि ग्रीवियस हर्ट से मौत हो सकती है, तो ए मर्डर के लिए लाइबल होगा। इसका की प्रिंसिपल है कि नॉलेज प्लस फोर्सिएबिलिटी मतलब लाइबिलिटी फॉर रिजल्ट। और एग्जाम के लिए एक टिप कि न्यू इट वाज लाइकली टू कॉज सच इफेक्ट, ये फेस लिखना मत भूलना, इसी से मेंसरिया प्रूव होती है। सेक्शन 54, अ बेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। रूल, अगर अबेटर ऑफेंस के वक्त प्रेजेंट है और पहले से अबेटमेंट की हुई है, तो कानून उसे प्रिंसिपल ऑफेंडर मान लेता है। मतलब प्रेजेंस प्लस प्रायर इंस्टिगेशन मतलब डायरेक्ट कमीशन। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ए प्लान करता है मर्डर के लिए और वेपन देता है और क्राइम के वक्त वही खड़े होकर देखता है, तो कोर्ट कहेगा ए ने खुद किया क्योंकि उसकी फिजिकल प्रेजेंस पार्टिसिपेशन के बराबर है। ये सेक्शन साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्लस मॉरल बैकिंग को भी फिजिकल प्रेजेंस के बराबर मानता है। सेक्शन 55, अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। यहाँ पर सिचुएशन है, ऑफेंस कमिट नहीं होता और तो अबेटर को मैक्सिमम 7 साल प्लस फाइन की सजा मिलती है। और सेकंड सिचुएशन है कि अबेटमेंट के कॉन्सिक्वेंस में हर्ट होता है, तो अबेटर को मैक्सिमम 14 ईयर्स प्लस फाइन की सजा मिलेगी। इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। तो ए इंस्टिगेट बी टू मर्डर जेड और मर्डर नहीं हुआ, तो ए को 7 साल तक सजा मिलेगी, और अगर जेड हर्ट हो गया अटेम्प्ट में, तो ए को 14 साल तक सजा मिलेगी। इसका की पॉइंट है कि सीवियरिटी ऑफ रिजल्ट डिसाइड करती है पनिशमेंट की इंटेंसिटी। और एग्जाम के लिए नोट, ये सेक्शन स्पेशली सीरियस अबेटमेंट जैसे मर्डर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफेंसेस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, क्या आपको पता है अगर आप किसी को जुर्म करने के लिए उकसाते हैं लेकिन वो जुर्म करता ही नहीं, तब भी आपको जेल हो सकती है। और आज हम समझेंगे बीएनएस के सेक्शन 58 से 58 तक, 56 से 58 तक, जहां अबेटमेंट यानी उकसाना खुद एक क्राइम है। सेक्शन 56,
अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। सबसे पहले सेक्शन 56 में आता है कि अगर आप किसी ऐसे ऑफेंस को अबेट करते हो जो इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल है, लेकिन वो ऑफेंस एक्चुअली कमिट नहीं होता, तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन कम। तो कितनी कम? अप टू 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म ऑफ दैट ऑफेंस, या फाइन, या दोनों। इसका एग्जाम्पल है, ए ने बी को बोला कि तू झूठी गवाही दे, लेकिन बी ने नहीं दी, तो भी ए पनिशेबल है। ये लॉ की ब्यूटी है, नीयत भी मैटर करती है। अब एक स्पेशल रूल भी है, अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिसका ड्यूटी होता है ऑफेंस प्रिवेंट करना, वो खुद अबैट करता है, तो उसकी पनिशमेंट और ज़्यादा, हाफ ऑफ मैक्सिमम टर्म तक हो सकती है। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए instigate B to give false evidence. Even if B doesn't, A is punishable. बी में आ जाते हैं कि पुलिस ऑफिसर अगर रॉबरी में मदद करता है तो उसे हाफ टर्म तक पनिशमेंट मिल सकती है। और सी में बताया गया है कि सिविलियन अगर पुलिस ऑफिसर के साथ मिलकर रॉबरी करे तो सेम लाइबिलिटी है, हाफ टर्म। सेक्शन 57 अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक जनरली। अब आते हैं सेक्शन 57 पर। यह सेक्शन तब लगता है जब अबेटमेंट पब्लिक जनरली या 10 या उससे ज्यादा लोगों के द्वारा होती है। लॉ यहाँ काफी स्ट्रिक्ट है, पनिशमेंट अप टू 7 इयर्स प्लस फाइन तक हो सकता है। इसका इलस्ट्रेशन देखते हैं। ए ने एक प्ले कार्ड लगाया जिसमें लिखा था, एक समुदाय को दूसरे समुदाय पर अटैक करने के लिए उकसाया। और अगर 10 या उससे ज्यादा लोगों को इंस्टिगेट किया गया तो सेक्शन 57 के तहत ऑफेंस है। यहाँ लॉ का मकसद है पब्लिक पीस मेंटेन करना, क्योंकि क्राउड को भड़काना बहुत खतरनाक होता है। सेक्शन 58 कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, सेक्शन 58, ये उन लोगों के लिए है जो किसी सीरियस ऑफेंस जैसे डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाली प्लानिंग को जानते हैं लेकिन छुपाते हैं या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देते हैं। लॉ कहता है अगर आपने वॉलेंटरली कंसील किया या गलत इंफॉर्मेशन दी तो भी आप गिल्टी हो सकते हो। इसकी पनिशमेंट देखते हैं। ए, अगर ऑफेंस कमिट हो गया तो 7 साल और प्लस फाइन, और अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ तो 3 साल प्लस फाइन। इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए को पता था कि डकैती बी जगह होने वाली है, लेकिन उनने मजिस्ट्रेट को मिसलीड कर दिया और बोला सी जगह पर होगी। इसका रिजल्ट, डकैती बी जगह पर हुई और ए को सेक्शन 58 के तहत सजा मिलेगी। तो दोस्तों, ये था भारतीय न्याय संहिता 2023 पार्ट 3, जिसमें हमने सेक्शन 28 से 58 तक डिटेल में समझा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लॉ स्टूडेंट या कम्पेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कैंपस ज्ञान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट लीगल अपडेट्स और नोट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, समझते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।